हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई भी डाटा गिवन है, कोई भी डाटा गिवन है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, तो हम उससे कैसे हाइपोथेसिस को फॉर्म करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर डे टू वर्कर्स ए एंड बी फॉर अ नंबर ऑफ डेज। ये क्या कहता है कि दो वर्कर हैं ए और बी, जिन्होंने कुछ दिन काम किया और उन्होंने कुछ प्रोडक्शन किया है, कुछ यूनिट प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो उससे उन्होंने क्या कहा, शुड दिस रिजल्ट बी एक्सेप्टेड एज द एविडेंस बी इज मोर स्टेबल वर्कर। ये कहता है कि क्या हम इस रिजल्ट को इस एविडेंस के फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बी ज़्यादा स्टेबल वर्कर है ए के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये इसमें क्या दिया गया है, एक हाइपोथेसिस दिया गया है, एक एजम्पशन दिया गया है। अब हमें टेस्ट करना है कि ये जो एजम्पशन है वो ठीक है या नहीं। तो इसमें ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसा देखने से पता चल रहा है कि बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया, लेकिन जो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 6 दिन काम किया, लेकिन जो बी है उसने कितने दिन काम किया, उसने 8 डेज काम किया, 8 दिन काम किया। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि ए कम स्टेबल है, बी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा दिन काम कर रहा है। तो ज़्यादा दिन काम करने की वजह से ज़्यादा स्टेबल समझा जा रहा है। तो उसको टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एफ टेस्ट अप्लाई करेंगे। एफ टेस्ट अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एफ टेस्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो हाइपोथेसिस बनाएंगे। उन हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, क्या क्या बोलते हैं हम, नल हाइपोथेसिस, उस एक को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको वो क्या कहता है, जो भी हाइपोथेसिस हमें गिवन है हम उसको क्या करेंगे, डिसप्रूव, उसको नलीफाई करने की कोशिश करेंगे, डिसप्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसको कहते हैं हम नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में देखते हैं हम, ये क्या कहता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस ऑफ टू वर्कर ए एंड बी, सो बी इज नॉट अ मोर स्टेबल वर्कर देन ए। इसमें कहता है कि इस जो दो वर्कर हैं ए और बी, इन दोनों के वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए बी क्या है, बी मोर स्टेबल वर्कर नहीं है, ज़्यादा स्टेबल वर्कर नहीं है ए के कंपेरिजन में। ये नल हाइपोथेसिस ले लिया हमने। नल हाइपोथेसिस ये कहता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर वेरिएंस के फॉर्म में डिनोट करें तो रो वन का स्क्वायर या फिर एस वन का स्क्वायर और इज इक्वल टू रो टू या फिर एस टू का स्क्वायर। ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस, जिसमें दोनों वेरिएंस का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाए, या फिर इनका जो रेशो है 1 के इक्वल हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, नल हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है, बी इज मोर स्टेबल वर्कर देन ए। बी क्या है, एक ज़्यादा स्टेबल वर्कर है ए के कंपेरिजन में। ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है। ये क्या करता है, जो भी नल हाइपोथेसिस है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, या फिर जो भी हमें गिवन है, जो भी हमें दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें तो डिसप्रूव करने की कोशिश करेंगे, इसमें हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा, जो वेरिएंस होगा उसका स्क्वायर या तो बड़ा होगा दूसरे के स्क्वायर से, या फिर छोटा होगा, लेकिन इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है, अब स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में कुछ स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। तो स्टेटिस्टिक कैसे अप्लाई करेंगे, वहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने वर्कर ए का जो जितने भी दिन उसने जितने यूनिट काम किया है, हमने वो डाटा ले लिया। लेने के बाद में वो बन गया हमारा क्या, एक्स। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वर्कर को कंपेयर करेंगे तो उनको x1 और x2 में से डेजिग्नेट करेंगे। ठीक है, तो x1 हमने क्या ले लिया, पहले ही दिन उसने कितना काम किया, 40 यूनिट, फिर नेक्स्ट डे 30 यूनिट, फिर उसके बाद 38 यूनिट, फिर कितना यूनिट काम किया, 41, फिर कितना यूनिट, 38, फिर उसके बाद में 35 यूनिट। उसने क्या किया, 6 दिन इतना यूनिट काम कर लिया। काम करने के बाद में अब हम इसमें क्या करेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको सम कर देंगे। सम करने के बाद में क्या आ गया हमारा, 222 आ गया। 222 अब मीन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज, जितने दिन उन्होंने काम किया, हम उससे क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। 222 को हमने डिवाइड कितने से किया, 6 से डिवाइड किया, तो उसका आंसर क्या आ गया, 37। ठीक है, उसका मीन आ गया आपका 37। ये बन गया हमारा x1 का मीन। अब हम इस मीन का कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हम सभी में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। 40 माइनस 37, तो क्या आ गया, इसका आंसर 3 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा D1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी x1 में से हमने x1 का मीन सब्सट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, 3 मिल गया। तो इस तरीके से सभी में से हम 37 इंडिविजुअली सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही सब्सट्रैक्ट किया तो हमें जो है कुछ डिजिट मिलती चली गई। ठीक है, इन डिजिट्स को हमने टेबल में प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद में फिर अगेन हम क्या करेंगे,
इन डिजिट्स का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद में क्या आया, 3 का स्क्वायर हम करेंगे, हम 9 आ गया। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इस तरीके से क्या आया हमारा, D1 का स्क्वायर आ गया। D1 का स्क्वायर आया जो भी हमारा, हमने क्या किया, उसको सम किया। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, x1 माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, सॉरी इसका समीशन का होल स्क्वायर। क्या आया हमारा, 80 आ गया। ठीक है, 80 आ गया, यहाँ तक हम कर चुके। अब आते हैं फॉर्मूले पर। तो S1 का जो स्क्वायर होगा उसका एक फॉर्मूला होता है, x1 माइनस x1 का मीन, समीशन ऑफ x1 माइनस x1 का मीन, इसका होल स्क्वायर। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, n1 माइनस 1, यानी जो टोटल नंबर ऑफ जो डेज थे जितने भी, उसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, जो हमने D1 का जो स्क्वायर निकाला था, या फिर D1 को हम क्या बोल सकते हैं, x1 माइनस x1 का मीन, इसका होल स्क्वायर का समीशन। ठीक है, वो आ गया हमारा 80। फिर n1 की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे, 6, उसमें से माइनस कर दिया क्या, 1। तो ये इसको कैलकुलेट करके आ गया हमारा S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये आ गया हमारा वेरिएंस। अब बात करते हैं वर्कर बी की। जो वर्कर बी है, उसने जितने भी दिन काम किया उसको हमने इस टेबल में प्लेस किया। पहले दिन 39, 38, 41, फिर नेक्स्ट क्या किया उसने, 33, 32, 39, 40 और 34। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इन सबको हम सम करेंगे। सम करने के बाद में फिर इनका सम करने के बाद में क्या करेंगे, इनका जितने भी दिन, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डेज उसने काम किया उससे उसको डिवाइड कर देंगे। उसने कितने दिन काम किया था, उसने काम किया था 8 डेज। यहाँ पे गलती से 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37। ठीक है, 37 आ गया। जब 37 आने के बाद में ये क्या आ गया, x2 का मीन आया। तो x2 का जो मीन है उसे हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंडिविजुअल डिजिट से, सभी से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 37 को जब 39 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। 39 माइनस 37 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से सभी डिजिट से 38 माइनस 37, 41 माइनस 37, 33 माइनस 37, 32 माइनस 37, 39 माइनस 37, 40 माइनस 37, 34 माइनस 37। इस तरीके से सबसे कर लिया। करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यू मिली इन सब वैल्यू को इस टेबल में प्लेस किया। प्लेस करने के बाद में क्या होगा, ये हमारी D2 की वैल्यू आ गई। अब D2 की जो वैल्यू है, यानी कि x1 माइनस x2 का मीन, इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर किया जब, यानी 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर अगेन 9। तो इन सबको हमने क्या किया, फिर अगेन सम किया। यहाँ पे इनका सम निकाल लिया। सम निकालने के बाद में क्या आ गया, समीशन ऑफ D2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 84। 84 वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 84। ठीक है, अब 84 जो है, अगेन हम S2 इस पर भी वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, S2 का स्क्वायर इज इक्वल समीशन ऑफ x2 माइनस x2 का मीन, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय n2 माइनस 1। इसमें वैल्यू पुट की, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी टेबल के थ्रू, 84। और टोटल नंबर ऑफ डेज, बी ने कितना काम किया, 8 डेज काम किया, 8 माइनस 1। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या मिला, 12 मिल गया S2 की वैल्यू। वर्कर ए से हमें क्या मिला था, वर्कर ए से मिला था हमें 16 और वर्कर बी से मिला हमें 12। ठीक है, हमें 2 वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस पर एफ टेस्ट का जो फॉर्मूला है फाइनली वो अप्लाई करेंगे। एफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि वर्कर ए का जो वेरिएंस आया वो, और वर्कर बी का जो वेरिएंस है उसको हम क्या करेंगे, रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। तो उसका रेशो क्या आ गया, 16 डिवाइड बाई 12 आ गया। उसको हमने पुट किया, उसको सोल्व करने के बाद में क्या आ गया हमारा, 1.34 आ गया। ठीक है, 1.34 आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, उस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब उसके हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या होती है। यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो V1 होता है, V1 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज विच इज डन बाय वर्कर ए। एंड दूसरे में क्या करेंगे, V2 यानी एंड टोटल नंबर ऑफ डेज विच इज डन बाय बी, वो कितने होंगे, वो होंगे आपके 8 डेज। और वर्कर ए के कितने होंगे, 6 डेज। तो उनमें से एक एक 1 माइनस कर लेंगे दोनों में से, एज पर द फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उनको सब्सट्रैक्ट किया। तो हमें क्या मिला, 5 और 7 मिला। इसका हम क्या करेंगे, टेबल में यूज़ करेंगे।
अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप कहता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हमें ये क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन कभी कभी अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसको 5% कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5% कंसिडर कर लिया है, तो 5% मीन्स 0.05, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 5% यानी 0.05, ये हो गई यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं टेबल से वैल्यू देखने की। हमने V1 और V2 की वैल्यू निकाल ली। V1 और V2 की वैल्यू क्या थी 5 और 7, तो F की जो वैल्यू है हम 5 और 7 पर निकालेंगे, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू 0.5% हो, सॉरी 0.05 हो, 5% हो मतलब अल्फ़ा की वैल्यू। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है 5 और V2 की वैल्यू 7। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3.97। ये क्या आ गई हमारी टेबुलेटेड वैल्यू आ गई, टेबल से हमने वैल्यू ली 3.97, हमें ये वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद में टेबल से वैल्यू मिली हमें 3.97 और कैलकुलेट करके क्या आया हमारा F की जो वैल्यू आई वो क्या आई 1.34। अब देखते हैं नेक्स्ट कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इस पे क्या करेंगे हम, हाइपोथेसिस यहाँ से कैसे बनेगी। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर क्या है छोटी है टेबल की वैल्यू से, तब हम क्या करेंगे, नल को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टेबल की वैल्यू से, तब हम क्या करेंगे, नल को रिजेक्ट करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो छोटी है टेबल की वैल्यू से। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये वाली। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू 1.34 is less than the critical value, hence null hypothesis is accepted and it may conclude that worker B is not more stable worker A। इसमें क्या कहता है कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो छोटी है हमारी टेबल की वैल्यू से, तो उससे क्या होगा कि हमारी पहली वाली कंडीशन जो है अप्लाई हो रही है। पहली वाली कंडीशन जो है क्या कह रहा है कि नल को हम एक्सेप्ट कर, नल क्या है, जो भी हमने नलीफाई करने की कोशिश की है वो करेक्ट है एकदम। जब नल एक्सेप्टेड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वर्कर ए ने 6 दिन काम किया, और जो वर्कर बी है उसने कितने दिन काम किया, उसने काम किया 8 डेज, और जो वर्कर ए है उसने कितना काम किया, उसने काम किया 6 डेज। ठीक है, तो इसने कहा कि इसने हाइपोथेसिस में दिया था कि जो वर्कर ए है वो कम स्टेबल है, वर्कर बी ज़्यादा स्टेबल है, उसने ज़्यादा दिन काम किया। लेकिन जो वर्कर ए है उसने क्या किया है, भले ही 6 दिन काम किया हो, लेकिन वो क्या है, इससे क्या है, बी जो है स्टेबल नहीं है इन कंपैरिजन टू किसके, ए के। तो यहाँ पर जो हमें गिवन थी हाइपोथेसिस उसको गलत प्रूफ कर दिया है, यानी हमारी नल जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।